आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो जितनी दर्दनाक है उतनी ही कह सकते हैं कि ताकतवर भी है। ये एक अकेली महिला की कहानी है जिसकी एक निजी त्रासदी ने भारत में करोड़ों कामकाजी महिलाओं के लिए एक एक कानूनी सुरक्षा कवच तैयार कर दिया। ये कहानी है भंवरी देवी की। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो भंवरी देवी भारत के कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों के लिए उत्प्रेरक शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंश हैं। तो आज हम इसी के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक भयानक अन्याय ने भारत में वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ पहला कानून जन्म दिया। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी न्याय व्यवस्था और बदलाव के लिए जो संघर्ष होता है उसकी कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भंवरी देवी थी कौन, और मतलब वो ऐसा क्या कर रही थी जो किसी के लिए खतरा बन गया? तो ये बात है 1990s के दशक की शुरुआत की। भंवरी देवी वो राजस्थान सरकार के एक प्रोग्राम में काम करती थी, महिला विकास कार्यक्रम। अच्छा। उसमें वो एक साथिन थी, मतलब एक तरह की सामुदायिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ता। वो कुम्हार जाति से थी, जिसे उस समय निचली जाति माना जाता था। और उनका काम क्या था? सोच के मुताबिक वो बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए काम कर रही थी। सुनने में तो ये बहुत नेक काम लगता है। नेक तो था, पर बेहद खतरनाक भी। देखिए, हमें उस समय के ग्रामीण राजस्थान को समझना होगा। ये एक ऐसा समाज था जहां जाति व्यवस्था और पितृसत्ता की जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। गांव के फैसले ऊंची जाति के पुरुष ही करते थे। सही। ऐसे में भंवरी देवी, जो खुद एक पिछड़ी जाति की महिला थी, वो सरकार की प्रतिनिधि बनकर इन सदियों पुरानी प्रथाओं को चुनौती दे रही थी। मतलब वो सीधे सीधे गांव के दबंग परिवारों के फैसलों पर सवाल उठा रही थी। बिल्कुल। उनका काम ही उन्हें गांव की सत्ता के खिलाफ खड़ा कर रहा था। वो सिर्फ एक सरकारी योजना लागू नहीं कर रही थीं, वो एक तरह से पूरी सामाजिक व्यवस्था को हिला रही थीं। और जब आप स्थापित सत्ता को चुनौती देते हैं तो सत्ता पलटकर जवाब देती है। हाँ, और 1992 में ये जवाब बहुत ही क्रूर और अमानवीय तरीके से दिया गया। 1992 में भंवरी देवी ने अपने गांव भतेरी के पास एक गुर्जर समुदाय में हो रहे 1 साल की बच्ची के बाल विवाह को रोकने की कोशिश की। ये तो उनका कर्तव्य था। लेकिन गांव के जो प्रभावशाली गुर्जर पुरुष थे, उन्होंने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। बिल्कुल। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक नीची जाति की महिला उनके समुदाय के मामले में दखल दे। और उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। 22 सितंबर 1992 को, जब भंवरी देवी अपने पति के साथ खेत में काम कर रही थी, 5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले उनके पति को पीटा और फिर उनके सामने ही भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये सुनना भी कितना भयानक है। यहाँ इस घटना की क्रूरता को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक यौन हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक संदेश था। उनकी जाति के लिए, उनके काम के लिए एक सजा। हाँ, उनकी जाति, उनके लिंग और सबसे बढ़कर उनकी हिम्मत के लिए उन्हें सजा दी गई थी। पति के सामने इस घटना को अंजाम देने का मकसद सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को पूरी तरह से अपमानित करना था, उनका मनोबल तोड़ना था, ताकि भविष्य में कोई और महिला सिर उठाने की हिम्मत ना करे। सही कहा। ये शक्ति का सबसे घिनौना प्रदर्शन था। और इस भयावह घटना के बाद भंवरी देवी का असली संघर्ष शुरू हुआ। इस बार हमलावरों से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से। जी, जब वो न्याय के लिए पुलिस स्टेशन गईं, तो उनकी एफआईआर तक दर्ज करने से मना कर दिया गया। क्या? हाँ, पुलिस वालों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर झूठे होने का आरोप लगाया, घंटों इंतजार करवाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी हों। यह सिर्फ लापरवाही नहीं लगती। एफआईआर दर्ज ना करना, मेडिकल जांच में इस तरह का अपमानजनक बर्ताव, ये तो सिस्टम का तरीका था उन्हें चुप कराने का। ये बिल्कुल वैसा ही था। ये इंस्टीट्यूशनल गैसलाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां सिस्टम ही पीड़ित को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि गलती उसी की है। कई दिनों के दबाव के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई, तो मेडिकल जांच में भी उन्हें प्रताड़ित किया गया। सोर्स बताते हैं कि उन्हें फटे हुए घाघरे में बिना किसी गोपनीयता के घंटों इंतजार करना पड़ा। सिस्टम का हर हिस्सा उन्हें न्याय देने की बजाय और तोड़ने पर तुला था। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। मामला अदालत तक पहुंचा और 3 साल बाद 1995 में जयपुर की एक निचली अदालत ने फैसला सुनाया और सभी 5 आरोपियों को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया। हाँ, और जो वजह अदालत ने दी, वो इस केस का सबसे ज्यादा शर्मनाक हिस्सा है।
उन्होंने उस समय के समाज में बसे जातिगत और लैंगिक पूर्वाग्रहों को एक कानूनी जामा पहना दिया। मैंने सोर्स में वो वजह पढ़ी और मैं हैरान रह गया। क्या तर्क था अदालत का? अदालत ने 2 मुख्य तर्क दिए। पहला कि ऊंची जाति के पुरुष निचली जाति की महिला से बलात्कार नहीं करेंगे। एक मिनट, क्या कहा? ऊंची जाति के पुरुष? हाँ, अदालत का मानना था कि ऐसा करना उनकी जाति की पवित्रता को भंग करेगा। ये क्या तर्क हुआ? मतलब जाति का घमंड इंसानियत से भी बड़ा होता है। ये तो किसी भी तर्क से परे है। और दूसरा तर्क और भी अजीब था। बताइए। कि चूंकि भंवरी देवी के पति की उम्र 60 साल थी और आरोपियों की 20-30 के बीच, तो ये संभव नहीं है कि कोई पति अपनी आंखों के सामने ऐसा होने दे, क्योंकि एक भारतीय पति अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए जान दे देगा। मतलब अगर पति शारीरिक रूप से कमजोर है या उसे 5 लोगों ने काबू कर लिया है तो बलात्कार हो ही नहीं सकता। अदालत के हिसाब से हाँ, ये न्याय की हत्या थी। बिल्कुल। ये तल्क नहीं थे, ये उस मानसिकता का सबूत था जो न्याय व्यवस्था में भी घर कर गई थी। अदालत ने फोरेंसिक सबूतों और भंवरी देवी की गवाही को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो इस फैसले के बाद क्या हुआ? क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, यहीं से एक नई लड़ाई शुरू हुई। इस फैसले ने पूरे देश में, खासकर महिला अधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं में एक चिंगारी लगा दी। अच्छा। दिल्ली से लेकर जयपुर तक विरोध प्रदर्शन हुए। उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ भंवरी देवी का केस नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए कोई कानूनी सुरक्षा है ही नहीं। सही बात है, वो तो सरकार के लिए काम कर रही थी, वो ड्यूटी पर थी जब उन पर हमला हुआ। बिल्कुल। और इसी के बाद विशाखा नाम सामने आता है। हाँ। विशाखा नाम की एक एनजीओ और कुछ दूसरे महिला अधिकार समूहों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका मतलब PIL दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा एक महिला के समानता और जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी, पर ये एक अजीब स्थिति है ना। मतलब अदालत कानून तो नहीं बनाती, वो तो संसद का काम है। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मुद्दे पर देश में एक कानूनी शून्यता है, मतलब अ लीगल वैक्यूम। कोई कानून था ही नहीं था। तो इस खालीपन को भरने के लिए कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 1997 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना गया। और ये अनिवार्य थी, मतलब मानना ही पड़ेगा। हाँ, कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बना लेती, तब तक ये गाइडलाइंस ही पूरे देश का कानून होंगी। उन्हें मानना अनिवार्य था। तो इन गाइडलाइंस में ऐसा क्या खास था जिसने भारत में वर्कप्लेस का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया? इसमें 3 मुख्य बातें थीं। पहली, इसने पहली बार यौन उत्पीड़न को कानूनी तौर पर परिभाषित किया। अच्छा। मतलब इसमें सिर्फ शारीरिक हमला ही नहीं, बल्कि अश्लील इशारे, सेक्सुअल फेवर की मांग, अश्लील कमेंट्स या तस्वीरें दिखाना, इस तरह के हर अनचाहे यौन व्यवहार को शामिल किया गया। और दूसरा शायद शिकायतों के लिए एक सिस्टम बनाना था। बिल्कुल। दूसरी और सबसे क्रांतिकारी बात थी, हर संस्थान, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें एक आंतरिक शिकायत समिति ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। जी, ICC, उसका गठन अनिवार्य कर दिया गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां महिलाएं बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती थीं। और जहां तक मुझे पता है, इस समिति की बनावट भी बहुत सोच समझकर तय की गई थी, है ना? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। गाइडलाइंस में कहा गया कि ICC के अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी, समिति के कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी और एक बाहरी सदस्य भी होगा। हाँ, एक बाहरी सदस्य जो किसी NGO या महिला अधिकारों के क्षेत्र से हो। ये इसलिए जरूरी था ताकि जांच निष्पक्ष हो और कंपनी का मैनेजमेंट उसे प्रभावित न कर सके। और तीसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी और सबसे अहम बात ये थी कि इसने एक सुरक्षित वर्कप्लेस मुहैया कराने की जिम्मेदारी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर पर डाल दी। अच्छा। मतलब अब यौन उत्पीड़न सिर्फ पीड़ित की समस्या नहीं थी, ये कंपनी या संस्थान की कानूनी जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा माहौल बनाए, जागरूकता फैलाए और ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं न हों। तो ये पूरा ढांचा भंवरी देवी के केस से निकल कर आया। ये कितना अजीब है ना, कि जिस औरत की लड़ाई ने लाखों महिलाओं को कानूनी ताकत दी, उसे खुद अपने केस में कभी इंसाफ नहीं मिला। हाँ। आरोपी आज भी आजाद हैं। ये इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे दुखद पहलू है। उन्हें व्यक्तिगत न्याय कभी नहीं मिला, लेकिन उनका संघर्ष वो व्यर्थ नहीं गया।
उनकी हिम्मत ने उस चुप्पी को तोड़ा जिसके पीछे ऐसी हजारों कहानियां दबी हुई थी। उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसे आंदोलन को जन्म दे दिया जिसने भारतीय कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। तो अगर हम इस पूरे मामले की विरासत को देखें तो हम क्या कह सकते हैं? ये केस इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसके कई स्तर हैं। पहला, इसने जाति और लिंग आधारित हिंसा के उस गठजोड़ को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक लिंग आधारित अपराध नहीं था, बल्कि एक दलित महिला को उसकी जाति और उसके काम के लिए सबक सिखाने की कोशिश थी। दूसरा, इसने हमारी संस्थाओं, खासकर पुलिस और निचली न्यायपालिका के अंदर गहरे बैठे पूर्वाग्रहों को उजागर कर दिया। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर इसने एक कानूनी क्रांति की शुरुआत की, और यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। सही। इसी केस के कारण पैदा हुए जन आक्रोश ने सुप्रीम कोर्ट को वो ऐतिहासिक फैसला देने पर मजबूर किया। विशाखा गाइडलाइंस सीधे तौर पर भंवरी देवी के संघर्ष का नतीजा थी। और ये गाइडलाइंस 16 साल तक देश का कानून बनी रही। हाँ, जब तक कि 2013 में इन्हीं के आधार पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम नहीं बन गया। तो आज भारत में करोड़ों महिलाएं, चाहे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हो, किसी फैक्ट्री में या किसी सरकारी दफ्तर में, उन्हें जो कानूनी सुरक्षा मिली है उसकी नींव भंवरी देवी की पीड़ा और उनके साहस ने रखी थी। जी। वो प्रतिरोध का प्रतीक बन गईं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक इंसान की हिम्मत और उसके साथ हुआ अन्याय पूरे देश के लिए एक बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। भंवरी देवी की कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारे समाज की सच्चाइयों को दिखाता है। ये हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कानून और समाज कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कानून किताबों में नहीं बनते, वो अक्सर समाज के संघर्षों, पीड़ाओं और आंदोलनों से जन्म लेते हैं। ये मामला ये भी दिखाता है कि न्याय की लड़ाई कितनी लंबी और अकेली हो सकती है, और जीत हमेशा व्यक्तिगत नहीं होती। कभी कभी वो पूरे समाज के लिए होती है, भले उस एक इंसान को खुद इंसाफ न मिले। और यहाँ एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। भंवरी देवी का केस दिखाता है कि कानून बनाना एक बात है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू करना और सामाजिक मानसिकता को बदलना एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। सही कहा। आज विशाखा गाइडलाइंस और 2013 का कानून हमारे पास हैं, लेकिन क्या हम सच में कह सकते हैं कि हमारे वर्कप्लेस पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं? क्या आज भी आंतरिक शिकायत समितियां सिर्फ नाम के लिए नहीं हैं? कानून तो बन गया, पर क्या समाज बदल पाया है?